So today I am going to explain about what is rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease क्या है? Rheumatic heart disease एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट का जो वल्व होता है, चारों वल्व वो डैमेज होने लगता है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि देयर आर 4 वल्व्स इन द हार्ट। एक तो पल्मोनरी वल्व हो गया और एक आयोटिक वल्व हो गया, और इसके अलावा जो चेंबर का जो वल्व होता है जिसको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं। तो जो वल्व की डिजीज होती है इस कंडीशन में रिमेटिक हार्ट डिजीज कॉज वल्वर डिजीज, यानी कि वल्व गेट इफेक्टेड। ठीक है, रिमेटिक हार्ट डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट का वल्व जो है परमानेंटली डैमेज हो जाता है रिमेटिक फीवर होने के कारण। ठीक है, ये जो वल्व डैमेज हो जाता है ये अगर अनट्रीट कंडीशन में रहेगा, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। उसके वजह से जो प्रॉब्लम होगा वो रीगर्जिटेशन भी हो सकता है। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो, यानी कि आप जो चीज जो ब्लड आ रहा है जिस वल्व से, तो वल्व क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन वल्वर डिजीज होगी, ज्यादा डैमेज हो जाएगा तो ब्लड तो नीचे फ्लो करेगा नॉर्मल, लेकिन एबनॉर्मली कुछ ब्लड ऊपर की ओर जाएगा, जिस कंडीशन को हम लोग रीगर्जिटेशन कहते हैं। ये बीमारी जो है कब होती है, जब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन लगता है तब। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण जो है फीवर होता है और इम्यून सिस्टम गड़बड़ाएगा, इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो है बॉडी में डेवलप करेगा और आगे चल के ये डैमेज करता है हार्ट को। ठीक है ना, तो एक्चुअली में कारण क्या है, वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जिसके वजह से फीवर भी आती है और आगे चल के ये हार्ट डिजीज में कन्वर्ट कर जाता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज के कारण जो है रूमेटिक फीवर आती है। इन्फ्लामेटरी डिजीज है और ये इफेक्ट करेगा कनेक्टिव टिश्यू को भी, खास करके जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे उनको इफेक्ट करेगा। ये हार्ट को इफेक्ट करता है, ज्वाइंट को इफेक्ट करता है, चमड़ा को इफेक्ट करता है और ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। ठीक है ना, तो क्या क्या चीज गेट इफेक्टेड in rheumatic heart disease? There are several organs which get infected, such as tissues of several viscera and connective tissues, especially connective tissue में आपका ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू में ही आ जाता है, स्किन आ जाता है, ब्रेन आ जाता है। हार्ट का वल्व इन्फ्लामेशन हो जाता है, हार्ट के वल्व में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, और आगे के वक्त में और ये खतरनाक साबित होता है, डरावना हो जाता है। इसकी वजह से नैरोइंग होता है और लीकेज होता है। लीकेज को मैंने पहले बताया, रीगर्जिटेशन कहते हैं हार्ट के वल्व का। ठीक है, ये बीमारी में हार्डर हो जाएगा, हार्ट जो है और ज्यादा सख्त हो जाता है। ठीक है, हार्ट जो है और ज्यादा सख्त हो जाता है तो वो नॉर्मली पंप नहीं करेगा। ये डेवलप कर सकता है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर का मतलब क्या होता है कि हार्ट को जितना ब्लड एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड बॉडी में भेजना चाहिए उससे कम मात्रा में ब्लड को सप्लाई बॉडी में करे अपने हार्डनेस होने के कारण, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट फेल्योर कहते हैं। तो इस कंडीशन में हार्ट के वल्व के प्रॉब्लम और इवन हार्ट का मसल्स जब चपेट में आ जाता है तो उस कंडीशन में हार्ट फेल्योर के कंडीशन भी डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, रूमेटिक फीवर जो है किसी भी उम्र में आ सकती है, कोई सीमा नहीं है। चिल्ड्रन में 5 से 15 साल के उम्र में ये हो सकता है। ठीक है, इवन ये अडल्ट भी इस बीमारी से सफर कर सकते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शुअस डिजीज है। इस इन्फेक्शुअस डिजीज में हार्ट का जो ये होता है, वल्व होता है, वो डैमेज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ एनीवन आस्क व्हाट इज rheumatic heart disease, so rheumatic heart disease is the disease in which valve of the heart get affected, and when valve of the heart get inflamed it do not work properly,
and patient may suffer from several type of anomaly such as regurgitation, which means leakage of blood. ये जिस चेंबर से सेपरेट ब्लड जब निकल जाता है एक चेंबर से दूसरे चेंबर में आता है तो बैक फ्लो नहीं होता है, लेकिन बैक फ्लो अगर हल्का सा भी होगा, लीकेज का प्रॉब्लम होगा, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो जाएगा। जब एक बार रिमेटिक हार्ट डिजीज हो जाती है तो उसके कारण फिर और भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे कि पायरेक्सिया का कंडीशन डेवलप करता है, यानी कि रिमेटिक फीवर होने लगती है, फीवर भी बंदे को आएगी। और इसके अलावा ये कई चीजों को चपेट में ले लेता है, कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कि स्किन हो गया, उसके अलावा मस्तिष्क को भी ये चपेट में ले सकता है, और इवन हड्डी भी इसमें सफर करती है। ठीक है, रिमेटिक हार्ट डिजीज का क्या क्या रिस्क है? तो अनट्रीटेड या अंडर ट्रीटेड कंडीशन में स्ट्रेप्टोकोकस का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा, और इसकी वजह से जो रिमेटिक हार्ट डिजीज है वो और ज्यादा खतरनाक होगी और रिस्की हो जाएगी। बच्चे में होता है तो वो रिपीटेड स्ट्रेप्टोकोकस का उनको टेस्ट होना चाहिए, और ये जो इन्फेक्शन होता है इसका जो चेक होगा वो थ्रोट के पास से होगा, जैसे कि कोरोना में होता है तो थ्रोट में सबसे पहले इन्फेक्शन लगता है, और उसके बाद जो दूसरी रिस्की चीज होती है कि रिमेटिक फीवर आती है, और तीसरी जो रिस्की चीज होती है कि उसको हार्ट का वल्व जो है इन्फ्लेम्ड होता है, और हार्ट का वल्व जो है इन्फ्लेमेशन होता है, हार्ट का मसल्स इसके चपेट में आता है, और इस कंडीशन को रिमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। ठीक है, फिर एक बार बता देते हैं, दिस डिजीज इज इन्फेक्शियस डिजीज, नॉट वायरल डिजीज। इन्फेक्शन इज बैक्टीरिया एंड नेम ऑफ बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, अब सिम्टम क्या है रिमेटिक हार्ट डिजीज का? तो रिमेटिक हार्ट डिजीज जो है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से आता है, तो उसमें जो है रिमेटिक फीवर होगा। डायग्नोसिस होनी चाहिए रिमेटिक हार्ट डिजीज की। उसके जो सिम्टम है, सबसे पहली चीज रिमेटिक फीवर जो जिसका वेरिएशन होता है, और टिपिकली ये 1 से 6 सप्ताह तक रहते हैं, है ना। और जब ये एक बार थ्रोट में ये इन्फेक्शन लगता है तो ये फैलता है और पूरे बॉडी में आता है, और धीरे धीरे ये हार्ट को चपेट में ले लेता है, और हार्ट की जो बीमारी पैदा करता है उसको हम लोग रिमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। कंडीशन क्या क्या होगा? 2 मिनट, वेयर इज द टिक मार्क? लेट मी सेलेक्ट वन। यस, ले लिया। पहला जो है फीवर है, कलर इज नॉट गुड, कलर भी सेलेक्ट कर लिया जाए। पहला जो है फीवर होगा जिसको हम पायरेक्सिया कहते हैं। दूसरा जो है कंडीशन, इसमें स्वेलिंग होगा, जो एरिया है वो इन्फ्लेम्ड होगा, उसमें स्वेलिंग होगी। टेंडरनेस होगा, जगह को दबाने से वहां पर दर्द होगा। लाल होगा, पेनफुल ज्वाइंट होगी, खास करके नी यानी कि घुटना, ये घुटना है पैर का, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पैर हो गया, ये जूता का हील है, तो ये हो गया घुटना, घुटना में दर्द होगा, ठीक है ना। नीज जो है ऑफनली पकड़ में आएगी, और दूसरा जो है आपको एंकल ज्वाइंट भी चपेट में आएगा। ये दोनों जगह पर पेनफुल कंडीशन होता है। लंप्स हो सकता है, चमड़े के नीचे जो है छोटे छोटे नेड्यूल होंगे, घाव होएंगे, जिसको हम लोग लंप्स कहेंगे, ठीक है। और रेड रेज्ड लैटिस लाइक रैशेज होंगे चेस्ट पर धब्बा धब्बा लाल लाल हो जाएगा। बैक साइड में होगा और बेली में होगा। बेली का मतलब क्या होता है? पेट, पेट में होगा। हफनी का प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होगा, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा, चेस्ट के पास उसको डिस्कम्फर्ट भी महसूस होगा। हम लोग क्या करेंगे, और भी सिम्टम को देखेंगे। और जो सिम्टम है कि अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, अपने हाथ का, पैर का और फेशियल मसल का जो मूवमेंट है वो सही कंट्रोल में नहीं रहेगा, कमजोरी भी आ जाएगी, ठीक है। रिमेटिक हार्ट डिजीज ये तो हो गया। उसके बाद रिमेटिक हार्ट डिजीज में और भी वल्व के डैमेज होने के कारण और भी कुछ सिम्टम जो आप देखते हैं, उसमें क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना सर्कुलेशन तो नहीं हो पा रहा, हार्ट फेलियर होगा।
चेस्ट पेन होगा, छाती में दर्द होगा और स्वेलिंग भी होगा। ठीक है, रिमेटिक हार्ट डिजीज को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि रिमेटिक हार्ट डिजीज हुई है? तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डायग्नोसिस के लिए जाएंगे। क्या चीज के लिए जाएंगे? डायग्नोसिस के लिए जाएंगे। और डायग्नोसिस के लिए हमको इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर ऑन ड्राइंग। ठीक है, रिमेटिक हार्ट डिजीज की कैसे डायग्नोसिस की जाएगी? तो जो व्यक्ति को रिमेटिक हार्ट डिजीज है ना, उसको स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन का टेस्ट करना पड़ेगा, थ्रोट का कल्चर, गर्दन से कल्चर जैसे कि मैंने बताया, और उसका पैथोलॉजिकल चेक होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी चीज के फिजिकल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। कार्डियक मुरमुर, कार्डियक जो साउंड होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, वल्व के डैमेज होने के वजह से। ठीक है, उसके अलावा हम लोग कुछ जांच भी करवाते हैं, इकोकार्डियोग्राम, यानी कि हार्ट के वल्व के लिए सबसे बेस्ट जांच है अल्ट्रासाउंड हार्ट का, जिसको इको कहते हैं। दूसरा हो गया ईसीजी का टेस्ट, तीसरा हो गया चेस्ट का एक्सरे, उसके बाद हो गया कार्डियक एमआरआई, उसके बाद होगा ब्लड टेस्ट। कोनो दिक्कत? सबसे ज्यादा इसमें कौन सा वाल्व डैमेज होता है इसमें स्पेशली? इसमें जो है डिपेंड करता है, ये तो लक बाई चांस वाली बात है ना। एक तो होता है कि जब हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है तो उसमें जो सबसे ज्यादा चेस्ट डैमेज होता है वो माइट्रल वल्व का डैमेज होता है। ठीक है ना। जब जैसे कि स्टेनोसिस हो गया तो सबसे ज्यादा माइट्रल वल्व चपेट में आता है, या किसी तरह की भी प्रॉब्लम अगर वल्वर डिजीज देखते हैं तो उसमें माइट्रल वल्व ही चपेट में आता है। लेकिन चूंकि ये इन्फेक्शुअस डिजीज है, इसमें ऑलमोस्ट सारे वल्व चपेट में आते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन से है। उसके अलावा जहां पर वीकेंड पड़ता है ये कोई भी वल्व को ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जनरल जो डिजीज होती है वल्वर डिजीज, उसमें 90% चांस माइट्रल वल्व का होता है, फिर अदर वल्व जो है 5% या 4% चपेट में आते हैं। लेकिन जो रिमेटिक हार्ट डिजीज है, या तो उसमें चारों वल्व एक साथ इंक्लूडेड होंगे या दो वल्व उसमें चपेट में आएंगे। हार्ट के मसल्स भी चपेट में आते हैं। तो इन्फेक्शन बोल के नहीं होता है कि हम इसी वल्व को डैमेज करेंगे। बात समझ में आ गई? कोई यस दिक्कत? सर। अच्छा, एक और जिसे उस और सब वाल्व में होता है 3 वाल्व होता है, कट टाइप होता है, और इसमें 2 ही क्यों होता है? क्या चीज होता है? मिट्रल वाल्व, क्या जैसे हो? बाइकोस्वेट वाल्व हो गया। हम्म। मिट्रल वाल्व बोले हैं ना, मिट्रल वाल्व में 2 ही कैप होता है, हाँ हाँ। और सब वाल्व में 3 होता है। ऐसा हम्म। क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये तो भगवान ने ऐसा बनाया है। क्वेश्चन ऐसे अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितना ज्यादा बैक फ्लो हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बैक फ्लो होता है आपको क्या माइट्रल वल्व के पास। ठीक है ना, जहां पर आपको जहां पर का के कप होगा, 2 कप होगा ना। यस सर, बाइकोस्वेट एंड माइट्रल वाल्व दोनों सेम ही होता है। सेम हुआ तो उसमें 2 ही ठो कस्प होगा, 2 ही होता है। तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर लगाता है। ठीक है, वहां पर 2 ही कप्स होते हैं। लेकिन जो ट्राइकस्पिड वल्व जहां पर होता है वहां पर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगता है। वहां पर क्या होता है कि एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास पंप होता है, और राइट वेंट्रिकल जो पंप करती है तो पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स तक भेजा जाता है ब्लड। तो यहाँ पर दरवाजा 3 होता है, ये कम प्रेशर को ये झेलेगा। ठीक है ना, और ये प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जहां पर माइट्रल वल्व होता है वहां पर अगर 3 गेट होगा, वायु के 3 कप्स होंगे, तो उस कंडीशन पर लीकेज का चांसेस बढ़ जाता है। जहां पर तीन कप्स होंगे, इस तरह का होगा वो, तो वहां पर हायर प्रेशर होने के वजह से ये जल्दी इफेक्टेड होने पर
जो लीकेज का चांस होगा, जिसको रिगर्जिटेशन कहते हैं, वो कंडीशन अगर खुदा ना खास्ता डेवलप कर गई तो ये संभाल नहीं पाएगा। लेकिन जहां पर आप देख रहे हैं कि दो कस्प है, दो है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा कि ये संभाल लेगा। ये लीकेज होगा तो यहाँ पर एक ही दरार है, लेकिन यहाँ पर जो दरार है इस तरह है। तो अगर लीकेज होता है तो ये ज्यादा मात्रा में ब्लड का फ्लो होगा, और अगर एक जगह पर डैमेज होता है तो सब जगह जो है कहीं ना कहीं लीकेज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए जहां पर ज्यादा प्रेशर पड़ने का जरूरत है वहां पर केवल भगवान ने दो बाइकस्पिड बनाया है, दो कस्प होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यस सर। बात समझ में आ गई ना? तो यही चीज है। यस सर। इसलिए कि वहां पर अगर 3 होगा तो वहां पर स्टेनोसिस अगर होता है तो अगर मान लीजिए इधर होता है तो इसका इफेक्ट जो है इधर भी पड़ेगा और इधर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि ज्यादा गेट्स है ना, तो लीकेज का चांस यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो पेशेंट के लिए वो ज्यादा हानिकारक होगा। और इधर प्रेशर कम रहता है, अमाउंट ऑफ ब्लड भी एक्सेसिव रहता है, लेकिन कम दूर को भेजना होता है, होल बॉडी में नहीं भेजना होता है। तो मजबूत लॉक भी होना चाहिए, गेट 3 वाला होता है और वो भेजता है। अदरवाइज इसके पीछे एक लॉजिक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये भगवान का देन है। 5 उंगली का है बनाई, उनको 6 उंगली बनाना चाहिए था ऋतिक रोशन की तरह, ठीक है। तो वो भगवान के ऊपर है। सवाल यह भी हो सकता है कि भगवान ने हम लोग को पुच्छी काहे नहीं दिया, ठीक है। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ ये है, पैंट में छेद करके पुच्छी निकलना पड़ता बाहर हमारे 2 मिनट में, ठीक है, थूक करके, ठीक है। पंडित जी। हाँ मोदी जी, पूछिए महाराज, मुंह से पूछिए तो बताएंगे। वो चलिए बोल रहे माइक में हैं। से पूछ ही निकलवा देंगे आपको। हाँ चलिए आप पूछिए। संजीत का सर कोई एक क्वेश्चन सवाल है? भेजे थे सर। हाँ पूछिए। पेटेंसी ऑफ आयोटा सर। हाँ पेटेंसी ऑफ आयोटा। क्या चीज ऑफ आयोटा? पेटेंसी ऑफ आयोटा। अच्छा, आयोटा जब पेटेंसी डायलेट, पेटेंसी पेटेंसी, आयोटा जब ज्यादा डायलेट कर जाता है ना, ठीक है, उसको हम लोग पेटेंसी ऑफ आयोटा कहते हैं, ठीक है। सर तो वो मतलब उसमें भी तो होता है एन्यूरिज्म में, दोनों में अंतर क्या है फिर? वो भी पेटेंसी है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो वो कहला गया वो कहलाया एन्यूरिज्म। वहां पे बैलूनिंग हो जाती है, तो पहले पेटेंसी होती है और उसके बाद वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एन्यूरिज्म हो जाता है, ठीक है ना। वो बलून की तरह हो जाता है, एक स्पेसिफिक जगह पर बलून जैसा डेवलप कर जाता है। बात समझ में आ गया? जी सर। सर एक और हेलो हाँ बोलिए। जी, एक और था सर, पल्साइल एब्डोमिनल मास। मैसेज कीजिए, आवाज नहीं आ रहा। ए मोदी जी, हमारा नेटवर्क के गड़बड़ है। नहीं नहीं, आवाज आ रही है। हम इसको, इनका जो जवाब दिया है वो हम कंफर्म कर ले रहे पल्साइल हैं। एब्डोमिनल। मेरा जवाब कितना % सही था? ठीक है,
वो भी तो जो जवाब दिया है वो सही दिया है कि हवा में दे दिया, वो भी तो प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। जी जी। देखिए वही वही बात आ जाती है, स्टेनोसिस जैसी जो बीमारी होगी ना, स्टेनोसिस जैसी बीमारी होगी, जी तो वहां पर जो तीन कस्प होगा ना, तो वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम डेवलप करेगा, ठीक है, या वहां पर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें तो उतने अच्छे से नहीं पता चल रहा है, द माइट्रल valve इज आल्सो कॉल्ड bicuspid because it contain two leaflet or cusp. The mitral valve get its name from resemble बाइशॉप्स माइट्रे, ए टाइप ऑफ हैट, एक तरह का हैट है जिसका नाम है बाइशॉप्स मैट्रे, उससे बहुत रिजेंबल करता है। तो लेकिन ज्यादा ब्लड कहां से फ्लो करता है आप जान रहे हैं। अभी रुक जाइए 2 मिनट, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये हार्ट है, ठीक है ना, मोदी जी देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो वल्व है इसका 2 ही कस्प है, और यहाँ पर जो वल्व है इसका 3 कस्प है। यही सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन ये है कि ये जो ब्लड को दे रहा है, ये ब्लड निकल करके पल्मोनरी ट्रंक से, पल्मोनरी आर्टरी से बहुत शॉर्ट जगह तक ही जाता है, ठीक है ना, ये लंग्स तक ही जाता है। लेकिन ये जो ब्लड देता है, तो एक वल्व तो यहाँ होता है, यहाँ पे एक आयोटिक वल्व भी होता है, लेकिन यहाँ से जो ब्लड निकलती है ये होल बॉडी में जाती है। तो अगर इसकी बीमारी होती है, डिजीज होती है, तो लीकेज का प्रॉब्लम होता है। तो लीकेज जो होगा, एक दरार होगी तो ज्यादा संभाल लेगा, ज्यादा 90%, मैंने पहले भी बताया है 90% या 98% जो बीमारी है वो माइट्रल वल्व में होती है। रूमेटिक को छोड़ दीजिए, 98% स्टेनोसिस हुआ या उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ, जो भी हुआ आप नेट खोल करके देख लीजिएगा, वो सारा का सारा माइट्रल वल्व में हो सकता है। ये सब में बहुत सेल्डम, रेयर होता है। तो यहाँ पर चूंकि एक दरार है, इसमें अगर लीकेज का प्रॉब्लम होगा तो ये बहुत हद तक लीकेज को संभाल लेगा। लेकिन जहां पर 3 कस्प है वहां पर दरार भी ज्यादा हो गई, तो दरार चूंकि ज्यादा हो गई तो वहां पर जो लीकेज का प्रॉब्लम है तो उसको उतना नहीं संभाल पाएगा। यही मेरा पहले भी जवाब था और यही जवाब मेरा अभी भी है। अब रही बात कि पेटेंसी क्या होती है, तो हर नली की अपनी जो है एक मोटाई होती है। वो मोटाई जब ज्यादा चौड़ी हो जाती है तो उस कंडीशन को पेटेंसी कहते हैं। अब एक सवाल ये भी होता है कि एन्यूरिज्म और पेटेंसी में डिफरेंस क्या है। तो देख लीजिए, अगर ये पेटेंसी है, ये अगर पेटेंसी है तो ये ज्यादा चौड़ा हो गया अपने से, ठीक है। लेकिन एन्यूरिज्म है तो इसमें भी चौड़ा होता है, लेकिन ये बलून की तरह फैल जाता है और इस तरह निकल जाता है। तो ये दोनों में थोड़ा पहले पेटेंसी हुआ, जो वीकेस्ट पास्ट है ये बाहर निकल जाएगा तो ये कहलाएगा अब एन्यूरिज्म। और ये जो एन्यूरिज्म होगा ये रप्चर कर सकता है, फट सकता है, ब्लड बाहर निकल सकता। होप जवाब मिल गया होगा, ठीक है। यस सर। जी सर। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, एब्डोमिनल मास। पस्टाइल एब्डोमिनल मास पूछ रहा है सर, पस्टाइल एब्डोमिनल मास। पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास, देखिए एक्चुअली जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है ना, एक ब्लड वेसल्स जा रही है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स नॉर्मल है ये, जी लेकिन ये ब्लड वेसल्स में एक्चुअली में क्या हुआ ना, यहाँ पर मास, यस सर, फ्रिज को तो इसके बीच, इसके पीछे वाले साइड में क्या हुआ ना कि एक मास डेवलप कर गया। तो कहीं पर भी कोई मास डेवलप करेगा, ये जैसे कप है, इसके पास एक मास डेवलप करेगा तो इसको क्या करेगा, चापेगा, चापेगा ना। देखिए
अब ये लाइन कैसे दें? ये तो एरो आ गया, ये आ गया, इसमें इरेजर है, ये इरेजर आ गया, और इसमें से मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ से ये ले लेता हूँ, ये तो स्पॉट आ रहा है, यहाँ से ड्राइंग करने के लिए ले लेता हूँ। अब ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि अब यहाँ पर एक मास डेवलप करता है, ठीक है। ओ माय गॉड, मास डेवलप किया तो क्या किया, इसको दबा देगा ना, ये नली को क्या करेगा, दबाएगा। अब ऊपर से जो ब्लड आ रही है, ऊपर से जो ब्लड आ रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड नीचे आएगी ये दब जाएगी, और दबने से क्या करेगा, फक फक करेगा। जैसे यहाँ पर पल्स रेट लेते हैं तो कैसे फक फक करता है, तो ये फील होगा। वहां पर ब्लड जाएगी तो यहाँ पर चूंकि एक मास डेवलप कर गया है लाल रंग का, तो वो दबा रहा है, नली को उतना दूर नैरो कर दिया, उतना दूर नैरो कर दिया। अब इधर से जो ब्लड गुजरेगा वो बार बार वहां पल्स से पल्स मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं पल्सेटाइल मास। समझ गए? कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए ठीक है। What are the possible of complication of rheumatic heart disease? rheumatic heart disease में क्या क्या complication होता है? हार्ट फेलियर होने का खतरा है, बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस होने का खतरा है, यानी कि वहां पर इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। प्रेगनेंसी या डिलीवरी में दिक्कत होगी हार्ट डैमेज होने के वजह से, और हार्ट के वॉल जो है रप्चर भी कर सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, और वो इलाज मालूम है क्या है? इसका इलाज एक ही है, और वो है सिर्फ आपको सर्जरी। सर्जरी इसका इलाज है, ठीक, ठीक है ना? यस सर। हाँ। एक और है सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, पूछिए। पायरेक्सिया है सर, वो पायरेक्सिया इज अननोन ओरिजिन। पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर होना, लेकिन फीवर किस वजह से हो रहा है ये नहीं पता, उसका कॉज नहीं पता है, तो उसी को कहेंगे पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन। ठीक है, शेयर नहीं किए हुए थे क्या? शेयर नहीं हुआ था क्या? हाँ, क्या सर? मेरा स्क्रीन शेयर नहीं था क्या? तो अब हम काट रहे हैं। हाँ सर था, ठीक, छोटा सा दिख रहा था। अच्छा ठीक। अब बड़ा दिख रहा है क्या? जी।